नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मैथ्यू वैन डाइक, लगातार आप देखोगे इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। भारत में लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि मैथ्यू वैन डाइक भारत में क्या कर रहा था। ये भारत से म्यांमार में जाकर ड्रोन वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग दे रहा था, इसका रीजन क्या था। इससे पहले जो इसका इतिहास रह चुका है, लीबिया में, सीरिया में, यूक्रेन में ये यूएस के लिए लड़ चुका है। अचानक से ये यूएसए का मर्सनरी होता है जो पैसों के लिए लड़ता है। हालांकि आप अगर विकिपीडिया में देखोगे तो मैथ्यू वैन डाइक के बारे में बोल रखा है कि ये एक अमेरिकन स्पाई है। इसके बारे में कई आपको थ्योरीज मिलेगी। ऑफिशियली जैसे मैंने आपको बताया, ना ये यूएस गवर्नमेंट का पार्ट है, ना ये सीआईए का पार्ट है, ना यूएस मिलिट्री का पार्ट है ऑफिशियली। मगर अनऑफिशियली मैथ्यू वैन डाइक किसके लिए काम करता है ये किसी को नहीं पता। भारत में ये गलत तरीके से अपने वीजा का इस्तेमाल कर रहा था, इसे धर लिया गया है एनआईए द्वारा। और अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सामने ये आ रही है कि भारत ने मैथ्यू वैन डाइक को तब पकड़ा जब रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से हमको एक टिप मिली थी कि मैथ्यू वैन डाइक भारत में आ चुका है और आपको इसे पकड़ लेना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे, रशियन इंटेलिजेंस बिहाइंड एनआईए क्रैकडाउन ऑन यूएस नेशनल मैथ्यू वैन डाइक। और इसके साथ जो 6 यूक्रेनियन आए थे जो म्यांमार इंसर्जेंसी से लिंक्ड है आज के समय, इनको बस्ट करने में, इनका पूरा प्लान खराब करने में रशियन इंटेलिजेंस का क्रिटिकल रोल था। रशिया टिप ऑफ लेड टू द अरेस्ट ऑफ यूएस नेशनल वैन डाइक। अब यहाँ पे आपको समझना होगा मैप से कि कौन कौन से देश इन्वॉल्व है और असल में यहाँ पर हो क्या रहा था। इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है म्यांमार देश। म्यांमार में आज के समय डेमोक्रेसी नहीं है। साल 2021 में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर समेत जो भी यहाँ पर सरकार थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसे इनकी मिलिट्री ने जेल में डाल दिया। आज भी वो लोग जेल में हैं। यहाँ पर मिलिट्री का शासन चल रहा है। नाउ यूएस इस मिलिट्री शासन के अगेंस्ट है क्योंकि जो आर्मी है म्यांमार की, ये बहुत ज्यादा प्रो रशिया और प्रो चाइना है। यूएसए ने देखिए इसके रिस्पॉन्स में यही किया कि म्यांमार पे लगा दिए बहुत सारे सैंक्शंस, बट उन सैंक्शंस ने अभी तक कुछ असर दिखाया नहीं है। इसका बहुत ही बड़ा रीजन है रशिया। चाइना का भी यहाँ पे ऑब्वियसली काफी बड़ा रोल है। चाइना काफी सपोर्ट कर रहा है करंट म्यांमार आर्मी रेजिम को, मगर रशिया लगातार कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहा है इनके साथ। रशिया इनको टेक्नोलॉजी दे रहा है। बहुत ही जल्द रशिया पहले म्यांमार कॉस्मोनॉट को अंतरिक्ष में भी लेके जाएगा। जी हाँ, ये म्यांमार को हर तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने का प्रपोजल है और साथ ही साथ म्यांमार की मिलिट्री को भी रशिया फंड कर रहा है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं म्यांमार में आज के समय जो मिलिट्री रोल है उसे क्रिटिकल सपोर्ट दे रहा है रशिया। रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट रहे और यूएस ऑब्वियसली यहां पर यह चाहता है कि ये जो सरकार है आज के समय, आर्मी की सरकार म्यांमार में, ये हट जाए। अब इस सब में बीच में आ जाता है यहां पर यह आदमी मैथ्यू वैन डाइक। नाउ मैथ्यू वैन डाइक के बारे में इसकी वेबसाइट पे आप अगर जाके पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह आदमी तो एक फिल्म मेकर था, बस इसके अंदर जज्बा था कि मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करूंगा और ये जगह जगह जाकर लोगों को ट्रेनिंग देता है। इसकी जो आप वीडियोस देखोगे उसमें ये खुद कहता है कि मुझे अच्छे लगते हैं आर्म्ड रिबेलियंस, के आदमी जो रिबेल कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, उनके पास कुछ हथियार हो, या ड्रोन से वो लड़ना सीखे, या उनके पास और टाइप के हथियार हो। I'm looking for people that want to come because they believe in the Soli model of training local forces to resolve problems for themselves. We have a preference for former special forces, especially Green Berets. This one's, he was in the Marines, served in Iraq. The training area will be very close to the front line. I try to dissuade them now because it's very, very different way of operating than people have done when they've served in an organized military. The accommodation is probably going to be given an abandoned house in the town. Electricity comes and goes. It's within walking distance of the front line, and there won't be surf and turf. We're not sending foreigners over to fight wars for other people. We're sending people over who can help the local population fight wars for themselves. We have a limited amount of time, possibly only 4 to 6 weeks, to get them trained, ready to take part
in the offensive. ओवर द ईयर्स ये पूरी दुनिया में कई जगह ऐसे एक्शन ले चुका है जिससे बिल्कुल यूएसए को फायदा मिला है। चाहे लीबिया में जो लोग लीबिया की सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे थे उनको सपोर्ट करना हो, यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट लड़ना हो, इसने सब कुछ किया है। और ये एक्सेप्ट कर पाना बड़ा एक अजीब सा लगता है कि ये आदमी ये सब फ्री में कर रहा है, बस इसमें जज्बा है। ये अलग अलग देशों में चला जाता है और वहां पर लोगों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर देता है। इसके पास इसके फंड्स कहां से आते हैं, इसके पास इंटेलिजेंस कहां से आती है, इसको कैसे पता लगता है कि कहां जाकर किसको ट्रेनिंग दे दी है। अगेन कहीं ना कहीं लोग यही मान के चलते हैं, जो रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो तो यही क्लेम कर रहे हैं कि ये आदमी लिंक्ड है CIA से। ये डायरेक्टली CIA इसको एम्प्लॉय इसलिए नहीं करता क्योंकि कल को अगर मान लीजिए ये पकड़ा गया या फिर कुछ और इशू हो गया तो USA की जिम्मेदारी यहां पर नहीं आनी चाहिए। और इसके बारे में आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे, किसी एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ेंगे, पहली बार लिखी होती है कि मैथ्यू वैन डाइक ये है एक अमेरिकन स्पाई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक फॉरेन फाइटर। और ये रशिया के रडार में आ गया था जब इसने यूक्रेन में जाकर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आप देख पाओगे साल 2014 में इसने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम का एक संगठन शुरू किया और इन लोगों का काम यही है मिलिट्री ट्रेनिंग देना, एडवाइजिंग देना, और अगर फॉरेन फाइटर्स को कुछ सप्लाईज चाहिए तो वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। नाउ सिंस ये यूक्रेनियंस को सपोर्ट कर रहा था रशिया की वॉर में, रशिया ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया कि ये कहां जाता है, क्या एक्टिविटीज करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, सिंस म्यांमार में आज के समय मिलिट्री सरकार काफी प्रो रशिया है, रशियन गवर्नमेंट ध्यान रख रही है इस बात का कि मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग म्यांमार में जाकर कुछ ग्रुप्स को ऐसी ट्रेनिंग ना दे कि जाओ जाकर अपनी आर्मी के अगेंस्ट बगावत करो। मैथ्यू वैन डाइक कर क्या रहा था, म्यांमार में ऐसे ग्रुप्स जो अपने देश में, म्यांमार में जो इनकी आर्मी का शासन चल रहा है उसके अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहा था। ड्रोन कैसे यूज करना होता है वॉर में, कैसे लड़ते हैं, ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। ऑब्वियसली रशियन इंटेलिजेंस ने ये सारी बात नोट कर दी। इन लोगों ने ये भी नोट किया कि जो ये मैथ्यू वैन डाइक है और बाकी जो यहाँ पर 6 यूक्रेनियंस हैं, ये 3 महीने तक भारत के नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे प्रायर टू देयर अरेस्ट। अब ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे थे, ये मिजोरम में क्या कर रहे थे, फिर चुपचाप ये म्यांमार में जाकर क्या करते थे, इसके बारे में ऑब्वियसली अभी धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। बट रशिया बहुत ज्यादा अलर्ट था मैथ्यू वैन डाइक की एक्टिविटीज को लेकर। इन लोगों ने भारत को इन्फॉर्मेशन टिप ऑफ करी और उसके बाद NIA ने सीधा इसको धर लिया। और अब इंटरेस्टिंग बात वैसे यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि आप देखो यूक्रेनियंस ये भी अब USA के लिए कई जगह काम कर रहे हैं। नहीं तो आप मान के चलते हैं कि अगर मान लो ये यूक्रेनियंस हैं, इनको मिलिट्री कॉम्बैट के बारे में काफी जानकारी है, तो अपने देश में ये अपनी मिलिट्री की सेवा करेंगे, रशियंस को रोकेंगे। मगर नहीं, ये भी मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि म्यांमार में जो आर्मी का शासन है इसको हटाया जा सके ना। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत हो सकता है कि US को कहे कि निखिल गुप्ता को वापस भेज दो, आप मैथ्यू वैन डाइक को ले सकते हो। देखिए मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, बट अगेन पहले तो हमको ये देखना होगा कि US मैथ्यू वैन डाइक के लिए कितना लड़ता है। मैथ्यू वैन डाइक सिंस ऑफिशियली CIA का आदमी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि कल को अगर USA को इसको त्यागना हो, ये बोलना हो कि ये तो हमारा आदमी है ही नहीं, ये तो खुद ही कुछ कर रहा होगा, तो उनके पास ये ऑप्शन रहती है। पहले तो हमको ये देखना होगा कि US मैथ्यू वैन डाइक के लिए कितना प्रयास करता है। उसके बाद परहैप्स मैं कहूंगा मे बी आज से कुछ महीनों बाद बातचीत हो, डिस्कशंस हो, तो जाकर कुछ ऐसा ही एक्सचेंज हो पाए। ऐसे एक्सचेंजेस हो रखे हैं US रशिया के बीच में। इतिहास में आप अगर देखो तो एक बहुत ही इनफेमस केस सामने आया था जब रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज, जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज कहता हूं तो इसमें US, कई वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, ये सब शामिल हैं। इन लोगों ने एक दूसरे के बहुत सारे जासूस पकड़ लिए थे और ये जासूस फिर एक्सचेंज किए गए। एक इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था एक रशियन फैमिली का। ये लोग कई सालों से स्लोवेनिया जो एक यूरोपियाई देश है वहां पर रशिया के लिए जासूसी कर रहे थे। इनकी वहां पे एक बेटी भी हुई और इनकी बेटी को पता नहीं लगा सारी उम्र कि मेरे माँ बाप रशियन स्पाइस हैं। एक दिन व्लादिमीर पुतिन खुद इनके पेरेंट्स को लेने के लिए गए, तब इस बच्ची को पता लगा कि अरे मैं तो रशियन हुआ, अब मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रशिया में रहना है। तो अगेन ऐसे केसेस इन द पास्ट पहले हुए हैं, बट अगेन इंडिया और US के बीच में कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई एक पुराना एग्जाम्पल हमको दिखता नहीं है कि इस टाइप के एक्सचेंजेस हुए हों। सो अगेन आने वाले टाइम में मैथ्यू वैन डाइक को लेकर US कितनी ज्यादा डेस्परेशन दिखाता है ये देखना होगा, और US का ऑफिशियल स्टांस क्या रहेगा ये भी देखना होगा। सो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है। बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए? आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी का आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।